कैसे हो जी करके चल रहा हूँ। तो जो रीनीट 2026 हुआ है बच्चों, उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन वो अपन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। इसको आप जब भी देखें बच्चों, वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर वो सॉल्व नहीं हो तो देखें हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इससे आप जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर पाएंगे। पूरे सिलेबस के अच्छे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, तो आपकी तैयारी का एनालिसिस बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि एन आइडियल गैस इज मेड अप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पढ़ लेना। ईच मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, ईच मॉलिक्यूल के पास 3 तो ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 रोटेशनल की, और एफ है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं तो 3 तो ट्रांसलेशनल दी हुई हैं, 3 रोटेशनल दी हुई हैं, और एफ रोटेशनल मतलब एफ वाइब्रेशनल मोड्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की लाइन भी है, हर एक वाइब्रेशनल मोड के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। वाइब्रेशन मतलब एसएचएम मान लो ना, तो पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास एसएचएम मतलब एसएचएम में कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक भी रहेगी और पोटेंशियल भी रहेगी। तो एक मोड के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, तो एफ मोड के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, 2f। तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, कितनी आ गई, 6 + 2f। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है। रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी 8/7 दिया हुआ है। सीपी अपॉन सीवी, जिसको हम गामा कहते थे, उसकी वैल्यू 1 + 2/f होती थी। f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा कितना दिया हुआ है, 8/7 दिया हुआ है हीरो, 8/7, 1 + 2/f। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमने अपने घनघोर ज्ञान से कितनी निकाल ली है, 6 + 2f। बताओ यहां से सॉल्व करने पे 2/6 + 2f इक्वल्स टू 8/7 - 1। ये 1 को उधर ले गए, 8/7 - 1। ये 2 से इसे 1/3 + f लिख सकते हो। ये 2 से इस 6 को कैंसिल करोगे, 3 और ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/7। तो 3 + f की वैल्यू 7 आ रही है, f की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हीरो, 4 आ जाएगी। यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बोलिए, दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या बोला है, 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब एमएसडी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो 1 एमएसडी की वैल्यू 1 मिलीमीटर के बराबर दी हुई है, ये तो अपने को बोला हुआ है। एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। व्हेन बोथ द जॉज आर टुगेदर, व्हेन बोथ द जॉज आर टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, जब जॉज साथ में होते हैं तो 0 एरर की बात कर रहा है वो। द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ 0। अब बताओ, वर्नियर जब लेफ्ट की तरफ जाता था, हम आपको बताते थे ये प्लस एक्स एक्सिस होती थी, और ये क्या होती थी, माइनस एक्स एक्सिस होती थी। लेफ्ट साइड मतलब माइनस एक्स एक्सिस। हमने कई बार आपको बताया है कि अगर माइनस एक्स एक्सिस या लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग हो रही होगी तो फिर वहां पे -0 एरर आने वाली है। तो यहां पे क्योंकि इसने बोला हुआ है कि लेफ्ट ऑफ 0, इसका मतलब -0 एरर आने वाली है, -0 एरर। ये हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया, ठीक है। उसके बाद इन सच अ वे दैट फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये भी अपने को बोला हुआ है, ठीक है। मेन स्केल, इफ वर्नियर कैलिपर मेजर्स 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ बतानी है कितनी रही होगी। तो ये बताइए मेरे को, जो रीडिंग होती थी, जो रीडिंग होती थी मतलब जो ट्रू वैल्यू होती थी, वो ट्रू वैल्यू क्या आती थी, इंस्ट्रूमेंट ने जो भी रीडिंग ली हुई है उस रीडिंग में माइनस कर दीजिए 0 एरर विद साइन, 0 एरर विद साइन, उसमें से माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट -0 एरर विद साइन। अब रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकाल सकते थे,
अगर वो हमसे पूछता तो मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल की रीडिंग में प्लस कर देते कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। बट इस सवाल में उसने रीडिंग दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर रीडिंग तो इंस्ट्रूमेंट की दे रखी है, हमें केवल माइनस करनी है जीरो एरर। अब ये बताओ मेरे को, जीरो एरर यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं माइनस में और जीरो एरर का कुछ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, है ना, जीरो एरर का कुछ मैग्नीट्यूड जीरो एरर का लिखूंगा, तो ये माइनस माइनस ऐड होके प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 1 प्लस जो भी जीरो एरर का मैग्नीट्यूड है। तो आपको जीरो एरर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा कुछ आंसर आएगा, 1 से बड़ा आंसर एक ही दे रखा है, तो एग्जाम में तो इसका आंसर मैं थर्ड टिक करके आऊंगा। अब वो आंसर इन सारी चॉइसेस में सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है सेलेक्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। हो सकता है ये बिल्कुल करेक्ट ना हो, बिल्कुल करेक्ट क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन 1 से बड़ा एक ही आंसर है, इसलिए मैं थर्ड इस क्वेश्चन में टिक करके आने वाला हूं आंसर। अच्छा, सही आंसर क्या होता? तो बच्चों जो नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव जीरो एरर आती थी उसका फॉर्मूला होता था टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव एरर का फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन कितने दे रखे हैं? 10। वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन कितने दे रखे हैं? 10, ठीक है, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा दे रखा है? 4। तो टोटल वर्नियर के डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और लीस्ट काउंट अगर यहां पे नहीं दिया हुआ है तो हम 0.01 सेंटीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट मानने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट आप लीस्ट काउंट कितना मान सकते हैं? 0.01। तो ये कितना आ जाएगा यहां से? 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ गया ये? 0.06 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव एरर आई है, यहां पे मैं 0.06 लिखता तो सही आंसर आता 1.06 सेंटीमीटर, जबकि दिया हुआ है 1.04। तो इन चारों में से अगर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके आना था मेरे को तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आता, बाकी सही आंसर 1.06 होता। बाय डिफॉल्ट 0.01 हम मानते हैं लीस्ट काउंट, मतलब हम क्या मानते थे बाय डिफॉल्ट कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन होंगी उसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये माना जाता है ना, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हो। तो यहां से तुम वीएसडी की वैल्यू निकालते तो 9/10 आ जाती, फिर एमएसडी माइनस वीएसडी करोगे, वो लीस्ट काउंट यही 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आंसर इसका इन चारों में से थर्ड टिक करके आ सकते हो, वैसे सही आंसर इसका 1.06 सेंटीमीटर होना चाहिए था। आगे के एग्जाम्स में सही आंसर जब दिया होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। आगे चले अपन, चलिए जरा हम इसमें थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों मेरे को सेमीकंडक्टर्स वगैरह का दिख रहा है, बताइए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस दिए हुए हैं, D1 D2 D3, बैटरी दे रखी है, इनकी डिप्लीशन रीजन की विथ, डिप्लीशन रीजन की जो विथ है वो D1 D2 D3 मानी हुई है। अब आपको इनको अरेंज करना है। ये बताओ बच्चों, ये जो D2 दिख रहा है, ये D2 आपको दिख रहा था क्या? ये D2 जो है ये कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब ये अनबायस्ड है। मान लो इसकी विथ कितनी होती है? W2 होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो विथ होती है अनबायस्ड की वो और कम हो जाती है, और जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विथ और बढ़ जाती है। तो डिप्लीशन लेयर की विथ जब कम हो जाती है तो करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, ऐसे समझाते थे हम। अब आप ये बताओ मेरे को, ये इसकी मैं विथ और बढ़ा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा पाऊं मैं। बताओ मेरे को कि ये जो आपको दिख रहा है डायोड, ये डायोड अच्छे से दिख रहा होगा, ये डायोड देखो, क्या ये बैटरी के हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है? क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग में है? अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी जो विथ आई होगी W3 वो इस W2 से लेस हो गई होगी, यानी हमें ये तो पता है कि W2 ज्यादा हो गया होगा W3 से।
क्योंकि वो फॉरवर्ड बायसिंग है। चलिए ये बताइए, ये जो D3 आपको डायोड दिख रहा है, क्या इसका हाई पोटेंशियल और इसका लो पोटेंशियल अगर आप मैच कराएंगे तो यहाँ पे ये लो पोटेंशियल आ गया है, मतलब कि ये रिवर्स बायसिंग में मेरे को दिख रहा है। और अगर ये रिवर्स बायसिंग में है तो क्या आपको इसकी विथ W3, अच्छा इसकी विथ W1 बोलनी पड़ेगी, W1 बोलनी, D1 की विथ W1, तो ये W1 यहाँ पे W1 लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, तो ये W1 और इसकी विथ W3 ये मैक्सिमम हो गई होगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है ना, तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विथ और बढ़ गई होगी, आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो W3 सबसे ज्यादा आना चाहिए क्योंकि वो रिवर्स बायसिंग है, W2 अनबायस्ड है और W1 फॉरवर्ड बायस है। W3 W2 W1, W3 W2 W1, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये W3 ये रिवर्स बायसिंग में डायोड रहा है, ये अनबायस्ड है, मतलब ये बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड डिप्लीशन लेयर की विथ रही होगी, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लीशन लेयर की विथ होती है वो सबसे कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, जरा फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसएचएम का सवाल दिख रहा है बच्चों, बोलिए इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, कंसीडर स्प्रिंग मास सिस्टम इन वन डायमेंशन, मास इज m, मास m बोल रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k बोल रहा है, एट द गिवन इंस्टेंस द एक्सट्रीम ऑफ द स्प्रिंग इज x मीटर, x मीटर स्प्रिंग में एक्सटेंशन बोल रहा है ना, और पार्टिकल की स्पीड उस समय v बोल रहा है, ग्राफ x और v का वो सर्कल है, x और v में ग्राफ सर्कल दिया हुआ है। ये तो हम क्लास में याद कराते थे कि v और x का ग्राफ अगर सर्कल है तो टाइम पीरियड 1 होगा। हमने क्लास में लर्न करवाया हुआ है, आपको याद करवाया हुआ है, v एंड x का जो ग्राफ होता है वो इलिप्स होता है। नोट्स एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें बताऊंगा, जो पढ़ाया वही आया, बनाते हैं ना लोग बाग, मैं भी बनाऊंगा। तो ये पढ़ाया है, इस साल नहीं हर साल पढ़ाते हैं कि v और x का ग्राफ इलिप्स है, वो सर्कल हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है अगर टाइम पीरियड 2 पाई हो जाए। और टाइम पीरियड 2 पाई कब होता है, जब ओमेगा 1 हो जाएगा। और क्या k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती थी, तो जब ओमेगा को आप 1 डाल देंगे तो क्या यहां से k और m बराबर आ जाएंगे, तो क्या फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास में तो अगर साल भर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज इक्वेशन लगाओ, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करो दोनों तरफ, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। अगर कुछ नहीं आता तो डेरिवेशन कर लो। बताओ, इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को अगर तुम डिनोमिनेटर में ले जाओ तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। ये दिख रहा है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। अगर तुम यहाँ पे y मानो, ये y लिखा हुआ है y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे, तो y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तुम चाहते हो, ये तो इलिप्स हो गया, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी हो गई, इलिप्स की, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें बोलता है कि तुम्हें इसको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल तभी बन सकता है जब दोनों रेडियस ओमेगा ए और ए बराबर हो जाए, मतलब ओमेगा 1 हो जाए। ओमेगा 1 हो जाएगा उसके बाद तो वही k बराबर m ओमेगा स्क्वायर को 1 कर दिया तो k और m बराबर आ जाएंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो याद रखिए, इलिप्स की इक्वेशन थी y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसको स्मॉल a कह देते थे हम, और इसको स्मॉल b कह देते थे। दो रेडियस होती थी इलिप्स की, स्मॉल a स्मॉल b, दोनों रेडियस बराबर हो जाएगी तो एक ही रेडियस हो जाएगी तो सर्कल बन जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ईएम वेव का क्वेश्चन, हमेशा हर जगह दिखता ही दिखता है, तो ईएम वेव का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बोलो क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक लॉसलेस मीडियम है जहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ई नॉट एम्पलीट्यूड दे रखा है
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्ट, वो हमें चुनना है। क्या चुनना है? इनकरेक्ट। आराम से इसे देख लो। चलिए क्या बोल रखा है इसे पहले ऑप्शन में, द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर। वेवलेंथ बोला है, वेवलेंथ कितनी आएगी? अच्छा चलो ये बताओ क्या क्या निकाल सकते हो। ये इक्वेशन दे रखी है तुम्हें के जेड, तो इक्वेशन दे रखी है हमें के जेड माइनस, अगर मैं लिखूं इक्वेशन में तो ब्रैकेट में दिख रहा है मेरे को के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶ ये दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये जा कहां रही है वेव? के जेड और ओमेगा टी के साइन अपोजिट है, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज प्लस जेड, ये तो ट्रू हो गया, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट चुनना था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और ठीक है, दोनों के जेड और ओमेगा टी का साइन अपोजिट है, साइन सेम होता तो माइनस डायरेक्शन, साइन अपोजिट है तो प्लस डायरेक्शन, ये सही है। अब ये बताओ मेरे को यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप देखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁹, ये 10⁶, ठीक है ना। ओमेगा टी कंपेयर कर लिया ओमेगा। अच्छा ओमेगा को तुम 2 पाई एफ लिख दो, 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 10⁻⁶ हर्ट्ज के बराबर ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि इन्होंने ये एप्सिलॉन आर दे रखा है, तुम ये बताओ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है क्या? ये हमारे पास होता था। तो अब मेरे को आप ये बता दीजिए यहां पे, क्या आप यहां से वेलोसिटी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू इसे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये बताओ मेरे को, क्या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसको अपन लिख सकते थे रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था इसे हम क्या लिख सकते थे? रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 दे रखी है, लॉसलेस मीडियम है मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 है, लॉसलेस मीडियम मतलब म्यू आर की वैल्यू 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9, तो म्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का 3 आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3 है तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में 10⁸ आ जाएगी। और हमें बोला भी हुआ है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 10⁸, दिख रहा है क्या बोला हुआ है? 10⁸, बिल्कुल सही दिख रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए था। अच्छा हमें वेवलेंथ निकालनी थी एक्चुअली, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, हम फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर एफ लैम्डा। वेलोसिटी इस मीडियम में कितनी निकाली है? 10⁸, वेलोसिटी इस मीडियम में 10⁸ निकाली है आपने। फ्रीक्वेंसी 10⁶ इंटू लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ से 100 मीटर दिख रहा है, तो इस मीडियम में वेवलेंथ कितनी आएगी? 100, जबकि इसने बोल रखा है वो 300 आ रही है, यानी ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट लगा के भी आए होंगे, लेकिन बच्चों सेकंड ऑप्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁶, के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁶, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गलत दिया हुआ है, फिर कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? देखिए बी नॉट इंटू वी बराबर ई होता है, ठीक है। ई नॉट मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटू वी, तो बी नॉट की वैल्यू यहां पे आनी कितनी चाहिए थी? ई नॉट बाय वी आनी चाहिए थी, ई नॉट बाय वी। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसने बी नॉट बाय वी लिख दिया, यहां पे ई नॉट बाय वी होना चाहिए था। तो ये सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट आ रहे हैं। वैसे नीट में एक ही सिंगल चॉइस आंसर आता है, हो सकता है ये बोनस हो जाए, लेकिन 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। हम ये मैग्नीट्यूड बराबर कर सकते थे, ये फॉर्मूला कैसे निकालते थे? क्यू वी बी और क्यू ई दोनों को बराबर कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और वी इंटू बी और ई उसको बराबर कर दिया करो। तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन ईएम वेव का वो भी आप इसमें देख सकते हो। चलें आगे अपन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में आओ,
बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है फ्रिक्शनलेस वायर है ऑफ यूनिट रेडियस, रेडियस इसकी यूनिट दे रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, 2 पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास, तो रेडियस 1 दे रखी है, मास भी 1 दे रखा है, स्टार्ट्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा यहां से मेजर कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। शुरुआत में दोनों पार्टिकल्स यहां पे रहे होंगे और इनका ओमेगा भी सेम दे रखा है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ओमेगा भी सेम दे रखा है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा सेम है, आर भी सेम है, इनकी स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन तो बदलेगी लेकिन इनकी स्पीड भी क्या रहेगी, सेम सेम ही रहेगी, स्पीड भी इनकी सेम ही रहेगी, डायरेक्शन तो टेंजेंशियल खैर चेंज होती रहेगी। तो शुरुआत में देखिए, शुरुआत में एक पार्टिकल का जो मोमेंटम आएगा mv, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम mv, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, ठीक है क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में mv और mv भी आ रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन एंड देन मीट एट थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जाते जाते जब नीचे आएंगे तो एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा भी यहाँ पे आ जाएगा, एक पार्टिकल का इस डायरेक्शन में मोमेंटम mv हो जाएगा और पहले वाले पार्टिकल का भी इस डायरेक्शन में मोमेंटम mv हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन ये नेक्स्ट पेज पे अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें ना लीनियर मोमेंटम बताना है कि टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा। ऑप्शन से भी देख सकते हो, इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताओ मेरे को, ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, चलो दूसरे पन्ने पे इसे समझा देता हूँ मैं आपको। ये हमें ऐसा कुछ सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पार्टिकल्स दिए हुए थे, शुरुआत में एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल भी ये रहा और एक इधर जा रहा है mv से, दूसरा भी इधर जा रहा है किससे, mv से। बताओ इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम कितना है यहाँ पे, इसी को एंगल, वो एक्चुअली थीटा एंगल कैसे मेजर कर रहा है, थीटा एंगल मेजर कर रहा था यहाँ से, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर ये थीटा पाई बाई 2 है तो बताओ यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे इनिशियल मोमेंटम 0 दिख रहा है मेरे को। इनिशियल मोमेंटम 0 कैसे दिख रहा है, अरे भाई एक को mv आई कैप बोलोगे तो दूसरे को mv माइनस आई कैप बोलोगे, तो आई और माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम लिख भी दूं अगर मैं तो mv माइनस mv, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ग्राफ पाई बाई 2 पे 0 से चालू होना चाहिए ग्राफ, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 0 से चालू नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 0 से चालू नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 0 से चालू नहीं हो रहा, ये गलत हो गया। तो यहाँ तो ऑप्शन ही एक बच रहा है केवल, सेकंड आंसर आएगा। अरे ठीक है क्या, इसलिए अच्छा ये बताओ, जब वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो बताओ यहाँ से पार्टिकल घूम के इधर आया तो टेंजेंशियल इधर जा रहा होगा mv से, और ये वाला पार्टिकल घूम के इधर आएगा, वो इधर जाएगा mv से। बताओ थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 पर भी फाइनल मोमेंटम 0 हो जाना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाना चाहिए, 0। कैसे हो जाना चाहिए फाइनल मोमेंटम 0, भाई mv और mv 0, तो क्या माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 है। तो आप केवल पॉइंट्स रख के सॉल्व कर सकते हो अगर जल्दी सॉल्व करना हो तो, अदरवाइज सिस्टम का मोमेंटम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम का मोमेंटम लिख कर भी आंसर आ जाएगा। ये आपको सर्कुलर मोशन में मान लीजिए पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल यहाँ पे होता और ये एंगल थीटा होता, सिमेट्रिकली दूसरा पार्टिकल यहाँ होता और ये एंगल थीटा होता, ठीक है, क्योंकि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। तो यहाँ पे इधर आ रहा होता इसका मोमेंटम mv, इधर आ रहा होता इसका मोमेंटम mv। अब आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो इसमें एक्चुअली इस डायरेक्शन में कुछ mv का जो कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में जो mv का कंपोनेंट आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। वो कंपोनेंट हम निकाल सकते थे, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे इसे एक लाइन बना ली इस तरीके से, ये थीटा एंगल, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये अगेन 90 माइनस थीटा। तो mv का इधर कंपोनेंट आएगा mv साइन थीटा, 90 माइनस थीटा के साथ वाला, इधर भी mv का वही कंपोनेंट आएगा mv साइन थीटा। दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और एक कंपोनेंट mv का इधर नीचे आएगा mv cos थीटा, इधर भी कंपोनेंट आएगा mv cos थीटा। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो मोमेंटम सिस्टम का वो मेरे को दिख रहा है 2mv cos थीटा। v कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मतलब cos थीटा का ग्राफ, हाँ cos 0 0 होता है, cos थीटा के ग्राफ जैसा
कुछ ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू शुरुआत में π/2 डालनी पड़ेगी, तो कॉस π/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शुरुआत में कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन थीटा जो मेजर किया जा रहा है यहाँ पे शुरुआत में वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कॉस 90 0 हो जाएगा, ग्राफ कॉस थीटा से जैसा ही आ जाएगा। कर लेंगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो कैसे भी सॉल्व कर लो, ये तो तरीके मैं बता रहा हूँ मैथ्स लगा के, अदरवाइज हम इनिशियल फाइनल पॉइंट्स रख रख के आंसर सॉल्व कर सकते थे। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलिए बताइए, ये 7th क्वेश्चन जो आया हुआ है, 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको ये गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, तो ये गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में भी बताते हैं, वहां पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एम थीटा, इसको फंक्शन ऑफ एंगल बनाया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कैटरिंग जो होती है ये प्रोपोर्शनल 1/sin θ/2⁴, ये हमारे को पता होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। और अगर ये रिजल्ट तुम्हें पता है तो आंसर आ जाएगा। देखो शुरुआत में थीटा कितना बोल रखा है 0 डिग्री, और बाद में थीटा कितना बोल रखा है 180 डिग्री। बताओ इसमें अगर तुम थीटा 0 डिग्री डालोगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब n विल टेंड टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ग्राफ चालू होना चाहिए, ये गलत, इन्फिनिटी से ग्राफ चालू होना चाहिए, इन्फिनिटी से ग्राफ चालू होना चाहिए, इन्फिनिटी से ग्राफ चालू होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी से ग्राफ चालू हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो बिल्कुल इन्फिनिटी से ग्राफ चालू हो रहा है, इन्फिनिटी से। और चेक कर लो, अगर तुम इसी में थीटा को डालते 180 डिग्री, बताइए थीटा को 180 डिग्री डालते तो 180/2 कितना आता 90, साइन 90 कितना होता 1, यानी n की वैल्यू 1 आ जाती, तो वो वही घटते 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 डिक्रीजिंग हो रहा है 180 डिग्री पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। शुरुआत में n इन्फिनिटी था और बाद में n 1 आ रहा है, तो घटते घटते डिक्रीजिंग कोई ग्राफ दिख रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए आगे चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बताइए इस ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में क्या अपने को बोला गया है। कंसीडर 3 मीडियम, 3 मीडियम दिए हुए हैं, पी क्यू आर, ये P, ये Q और ये R, ये 3 मीडियम दिए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इनका 1, 1.25, 1.5। मीडियम Q इज हैविंग थिकनेस 5 सेंटीमीटर, मीडियम Q की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मीडियम Q, तो ऑब्जेक्ट O को सेंटर ऑफ मीडियम Q पे रखा गया है, सेंटर पे। सेंटर पे रखने का मतलब ये डिस्टेंस भी 2.5 सेंटीमीटर होगी और ये डिस्टेंस भी 2.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब अपने को इफ व्यूड फ्रॉम P नियर द नॉर्मल डायरेक्शन द अपेरेंट डेप्थ ऑफ O इज h1। अब यहां पे ऑब्जर्वर है, अगर यहां से ऑब्जर्वर देखता है तो d अपेरेंट का फॉर्मूला होता था d एक्चुअल अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा ऑब्जर्वर, तो ये लाइट 1.25 से 1 की तरफ जाएगी, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगी वही तो आई में जाएगी ना। तो ये अपेरेंट डेप्थ h1 इक्वल टू 2.5 म्यू रिलेटिव, लाइट कहां से कहां गई 1.25 से 1, तो 1.25 डिवाइड बाई 1, 1.25 डिवाइड बाई 1, ये 1.25 डिवाइड बाई 1 मतलब ये 2 आ जाएगा। तो अपेरेंट डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला हुआ है, फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑफ आर अपेरेंट डेप्थ इज h2, मतलब अब आर से यहां अगर सुंदर आंखें बना दी जाए, यहां से कोई देख रहा है, अब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आर की तरफ जाएगी, तो अब अपेरेंट डेप्थ h2, एक्चुअल डेप्थ 2.5, लाइट कहां से कहां गई ऑब्जेक्ट से आई की तरफ, तो ऑब्जेक्ट 1.25 अपॉन 1.5, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.5, मतलब ये आ जाएगा 3। तो अगर हम इसमें h1 माइनस h2 का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 2 माइनस 3, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका 1 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, हो जाएगा। तो डी अपेरेंट होती है डी एक्चुअल बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां से कहां गई 1 से 2 जाती है लाइट, हम ऐसा मानते हैं। 1 मतलब ऑब्जेक्ट से जो आई है उसकी तरफ। कर लोगे सॉल्व,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। डायमेंशंस वगैरह के सवाल बच्चों हर साल आते ही हैं, तो इस साल भी सवाल आए हुए हैं 2026 में भी। बताइए क्या बोल रखा है, सिग्मा एस स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल रखा है, के बी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल रखा है, और बी जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डायमेंशन चाहिए मेरे को सिग्मा के की पावर -1 और बी, मतलब सिग्मा के बाय बी की डायमेंशन चाहिए, सिग्मा के बाय बी। फॉर्मूले ध्यान देखिए तुम्हें, सिग्मा किस में आता था, E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, मेरे को तो ये याद है, ठीक है, स्टीफन्स लॉ। ये E होता था वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने सिग्मा की जगह। अब तो सिग्मा की यूनिट क्या लिखूं मैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4, ये यूनिट लिख दी मैंने, ठीक है ना, सिग्मा की। तो यूनिट लिख दी मैंने वॉट, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4। ये के केल्विन नहीं है, अब ये के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी 3/2 kT, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आती थी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास kT/2, तो मोनो एटॉमिक की एनर्जी, तो ये के क्या आ जाएगी, जूल, ये एनर्जी ई जूल अपॉन केल्विन, जूल अपॉन केल्विन, तो ये मैंने लिख दिया जूल अपॉन केल्विन, केल्विन के जूल अपॉन केल्विन। और बी तो लैम्डा इंटू लैम्डा एम टी बराबर बी, ये वीन्स लॉ होता था, लैम्डा मतलब मीटर, तो यहां पे मैंने लिख दिया मीटर। बी में क्या लिख दिया अपन ने, मीटर और इंटू के, और ये बी किस में था, अच्छा बी ऊपर था यहाँ, सिग्मा इंटू के बाई बी, ये यहाँ पे -1 है, तो इसको अपने को के -1 था ना, तो ये ढंग से सॉल्व कर लेना इसे। एक्चुअली अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, सिग्मा बी बाय के की, तो सिग्मा तो मैंने सही लिख ही दिया था, सिग्मा कितना लिखा था, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर के की पावर 4, और बी की यूनिट मैंने अभी आपको बताई मीटर इंटू केल्विन, और के मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई थी जूल, और अपॉन केल्विन, तो केल्विन ऊपर आ गया। तो यूनिट्स रख लो इसमें, कोई खास बात नहीं है, यूनिट्स रख लो इसमें और सॉल्व कर लो इसे। अब वॉट है, वॉट को भी जूल पर सेकंड लिख सकते थे, तो वॉट को भी मैंने क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड। अब देखो जूल से जूल कैंसिल हो गया, 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, ये के स्क्वायर और नीचे ये बाकी था, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 अपॉन नीचे कितना आ गया मीटर, ये कितना आ गया K2, और ये कितना आ गया सेकेंड, ठीक है ना। तो आंसर आ गया मीटर की पावर -1, के की पावर -2 और सेकेंड की पावर -1। तो ये आ रहा है हमारे पास डायमेंशन में मीटर को L की पावर -1, के की पावर -2 और T की पावर -1, L की पावर -1, T की पावर -1, के की पावर -2, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। कर लोगे सॉल्व, तो जो भी वैल्यूज बोली हुई हैं उनको सॉल्व कर लीजिए कि क्या क्या बोला गया है, और ठीक से लिखेंगे, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो सॉल्व किया जा सकता है, इन्हें हो जाएगा सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बताइए 10th क्वेश्चन पे आ गए अपन, क्या बोला है इस 10वें क्वेश्चन में, इस 10वें क्वेश्चन में बोला है साउंड वेव इफ नंबर ऑफ नोड्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंड पाइप इज n, ठीक है, एंड दैट ऑफ 9th हार्मोनिक। अब ये बताओ मेरे को कि ओपन एंड, तो जो ओपन ऑर्गन पाइप होती थी, ओपन ऑर्गन पाइप फ्लूट जैसी होती है, फ्लूट मतलब बांसुरी जैसी, उसमें सारे सुर लगते थे, उसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता था रेशियो। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 1 3 5 7 9 11 ये होते थे क्या बच्चों। एक पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि अगर आपको चित्रकारी करनी हो, काउंटिंग करनी हो, मतलब अब नोट्स निकालना ही आता तो तुम चित्रकारी करो, या पढ़ाते वक्त मैं हमेशा एक बात बोलता था, जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुमने बनाई, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो तुम्हें समझाने के लिए ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे तो नोड बनेगा ही, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। अब आप अगर कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक, है ना, थर्ड हार्मोनिक,
ऐसे सब बनाना चाहते हैं, तो लगातार जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ते रहते हैं ना, नंबर ऑफ नोट्स भी सबसे पहले हार्मोनिक में 1 होता है, फिर सेकंड हार्मोनिक में 2, फिर तीसरा हार्मोनिक में, मतलब जैसे जैसे कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ नोट्स बढ़ते जाएंगे। अब मेरे को पहले ही पता था कि इस यहां पे 1 नोड होगा, यहां पे 2 नोड, यहां पे 3 नोड, यहां पे 4 नोड, यहां पे 5 नोड। पढ़ाते कैसे हम, इसमें इसके पास होगा 1 नोड, इसके पास होगा 2 नोड, इसके पास होगा 3 नोड, इसके पास होगा 4 नोड, इसके पास होगा 5 नोड। पढ़ाते कैसे हम। अब ये बताओ, इसने क्या बोल रखा है, फिफ्थ हार्मोनिक। क्या फिफ्थ हार्मोनिक, उसमें 5, ये फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को तो फिफ्थ हार्मोनिक बोलोगे। फिफ्थ हार्मोनिक के पास कितने, 5 नोट्स। यहां पे ये 9th हार्मोनिक, क्योंकि 9 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 9th हार्मोनिक, उसके पास भी 5 नोट। तो 5/5 अगर आप करोगे तो आंसर तो डायरेक्टली 1 आएगा ही आएगा। और ये समझा रहा था मैं आपको। देखो अब ये अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाते, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक ही नोड आता है। अब इसका नेक्स्ट हार्मोनिक बनाते, अब वो सेकंड हार्मोनिक होता कि थर्ड हार्मोनिक होता वो तो पता नहीं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट हार्मोनिक बनेगा उसमें 2 ही नोड आने चाहिए। तो एक नोड, दूसरा नोड और ये एंटी नोड, और फिर चित्रकारी क्लास में करवा देते हैं, यही होगा। ठीक है क्या। ओपन ऑर्गन पाइप में भी यही है। ओपन ऑर्गन पाइप में भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें एक नोड, उससे आगे जो नेक्स्ट फिगर बनेगा 2 नोड, उसके आगे जो फिगर बनेगा 3 नोड। तो बिल्कुल आसानी से आप ये 10th क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमारी बातें क्लास में आपने सुनी है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बच्चों ये भी क्वेश्चन अपने नोट्स में मिल जाएगा। आपको जो फिजिक्स पढ़ो ऐप है उसके लेक्चर्स देख लेना आप, वो लेक्चर्स आज के नहीं है, उन लेक्चर्स को देखो आप। उन लेक्चर्स में आपको दिख जाएगा कि ये सब क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है कि 2 लॉन्ग वायर्स ए एंड बी। तो एक वायर ए और एक वायर बी, 2 लॉन्ग वायर ए एंड बी कैरी करंट्स आई एंड 2i इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें करंट i है, इसमें करंट 2i है, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो ए पे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा। लाइज ऑन फ्लोर, द बी इज फिक्स्ड एट हाइट h। बी फिक्स्ड है कितनी हाइट पे, h हाइट पे। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट ए डज नॉट राइज, ए को राइज नहीं करवाना है। अच्छा, ए पे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स। ये ऊपर जाएगा तो नीचे क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा mg। हम तो इसमें इक्विलिब्रियम तक पढ़ाते हैं, ये सवाल करने के बाद हम इक्विलिब्रियम बताते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल। तो आपसे तो सिंपल इक्वेशन लगा दी, बताओ अगर ए वहीं पर है तो मैग्नेटिक फोर्स और mg को बराबर कर दीजिए। मैग्नेटिक फोर्स आता था μ0 I1 I2 बाय 2πd इंटू एल। ये μ0 I1 I2 बाई 2πd फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। मास को, अब ये एल क्या है, हमने मान लिया इसकी एल लेंथ है, इसकी एल लेंथ पे इक्वेशन बना रहे। एल लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा एल इंटू जी। लैम्डा मतलब एक लेंथ का मास, तो एल लेंथ का मास लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। बच्चों बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो ये एक एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें एच की वैल्यू चाहिए तो μ0, ये एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, μ0 I स्क्वायर बाय पाई एच इक्वल्स टू लैम्डा जी। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 I स्क्वायर बाय पाई लैम्डा जी, μ0 I स्क्वायर बाय पाई लैम्डा जी 11th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आइए बच्चों, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वोल्टेज V दिया हुआ है। वोल्टेज V कितना दिया हुआ है, वोल्टेज V दिया हुआ है 220 साइन 2 × 10⁻³ ये वोल्टेज दिया हुआ है। LCR में करंट एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछी हुई है आपसे, ठीक है ना। तो बच्चों करंट निकाल सकते हैं अपन, V = IZ लगा देंगे, I की वैल्यू V बाय Z आ जाएगी, Z मतलब इम्पीडेंस। अब आपको Z निकालना है तो XL निकालिए,
एक्स सी निकाली है और आर दिया होगा। एक्सएल की वैल्यू चलो ओमेगा एल से निकाल लेता हूँ। ओमेगा कितना है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना 2 इंटू 10⁻³ ओमेगा, और एल की वैल्यू कितनी 10 मिली, 10 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल, 20 ओम। एक्सएल आ गया 20 ओम। एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा, ओमेगा कितना 2 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू कितनी 25 इंटू 10⁻⁻6, 25 माइक्रो दे रखा है। बच्चों ये बताओ, ये 2 इंटू 25 कितना आ गया 50, तो नीचे 50 आ गया, ऊपर मेरे को 1000 दिख रहा है। 1000 कैसे दिख रहा है, ये 10⁻⁻6 और 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाके 1000, यानी कि ये भी सुंदर 20 ही आ गया। क्या एक्स सी और एक्सएल बराबर आ गया? क्या यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सएल और एक्स सी बराबर है? मतलब ये सुंदर रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। और अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस पर आपको पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कैसे? एक्चुअली Z का फॉर्मूला मैं लिखता √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC सेम होने के कारण ये 0 हो जाता और ये V/R आ जाता आंसर। V की वैल्यू 220 दे रखी है, पीक वैल्यू 220 है, हमें पीक करंट ही निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ही निकालना है, और R की वैल्यू 100 दे रखी है, R की वैल्यू 100, तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 मतलब फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12वें क्वेश्चन का। हो जाएगा 12th क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए जरा। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 13th नंबर के क्वेश्चन में? 13th भी इलेक्ट्रो का कोई सवाल दिख रहा है मेरे को। क्वेश्चन में बोला हुआ है कंसीडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्म चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस r एंड टोटल चार्ज q विद रेडियस r। तो रेडियस इसका r है और चार्ज q है, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज -q विद मास m इज रिलीज्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक चार्ज -q है, सेंटर से 3r डिस्टेंस पे एक चार्ज -q है, इसे हमने रिलीज कर दिया है। और व्हेन द चार्ज रीचेज सरफेस इट्स स्पीड, तो ये चार्ज -q यहाँ से जब सरफेस पे आ जाता है, ये इनिशियल ये फाइनल, हमें बतानी है इसकी स्पीड। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। Q तो मैंने किसका लिख दिया, इस चार्ज का Q कितना है -q। पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, वो स्फीयर। बाहर के पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, KQ/3r, स्मॉल r की वैल्यू 3r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, 12 mv² स्पीड चाहिए। फाइनल पोटेंशियल वही Q इंटू वी, Q की वैल्यू -q और V पोटेंशियल। अब पार्टिकल अगर सर्कल पे आ गया, मतलब सरफेस पे आ गया, सरफेस पे पोटेंशियल KQ/r, तो K इंटू Q/r। ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो इसे। क्या बाकी रह गया, 12 mv² इक्वल्स टू, ये 12 mv²। बताओ ये माइनस वाली टर्म इधर जाएगी तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 KQ/r, ठीक है। तो यहां से स्पीड v का आंसर आ गया। बोलो स्पीड v का आंसर कितना आ रहा है, ये 2 उधर चला जाएगा 4/3 और KQ/mr इसका रूट आ जाएगा ना, ये m नीचे आ जाएगा mr, ये 4/3 KQ, ये आंसर है। k को हटा के k को 1/4πε0 लिख दो ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और आंसर आपको दिख जाएगा। ये KQQ, इधर एक Q भी रहा होगा, इधर एक Q भी रहा होगा, है ना, ये KQQ इधर आया होगा तो 2/3 KQQ/r। तो आंसर कितना आ गया, Q इंटू Q/3πε0 mr, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर वो आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं।
मॉडर्न का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। मॉडर्न के क्वेश्चन में बताइए क्या बोला गया है कि बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मैटर सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। सही बात है। पावर ऑफ लाइट सोर्स इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बच्चों पावर डिक्रीज कर रही है तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया ही होती है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पावर और इंटेंसिटी, पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इस सवाल को करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल में एक हम एनर्जी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा देखते हैं, और एक इंटेंसिटी देखते हैं। तो जैसे ही पावर बोला, पावर तो पढ़ा ही नहीं था हमने, तो पावर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटेंसिटी बना ली कि पावर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और पावर ऑफ लाइट सोर्स ना डिक्रीज हो रही है लीनियरली विद टाइम। तो पावर लाइट सोर्स की डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो हमें वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, अब बताओ फोटो करंट तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो जो करंट आएगा, करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी खुद किसके प्रोपोर्शनल है? पावर के। अगर पावर डिक्रीज कर रहा है लीनियरली तो करंट भी डिक्रीज करेगा लीनियरली। तो करंट डिक्रीज करेगा लीनियरली या तो ये ग्राफ होगा, करंट डिक्रीज करेगा लीनियरली या तो ये ग्राफ होगा। ये और ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फोटॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने से एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फर्क पड़ेगा। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रहने वाला है सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब कांस्टेंट रह जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, ये गलत हो गया, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की अपन ने, इंटेंसिटी बदली है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बदले अपन ने, ठीक है ना। बाकी एनर्जी हर एक फोटोन की सेम ही थी। तो आंसर फोर्थ आ जाएगा बहुत ही आसानी से। आगे बढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। 15th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों? 15th क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि two planets P1 P2 of equal masses have radii R1 R2. The escape speed of P1 and P2 are V1 V2. बच्चों escape speed का फॉर्मूला होता था √2gm/r, यानी कि escape speed √r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब V1/V2 को √R2/R1 लिखना चाहिए था। R2 की जगह R1/2 लिख देना। R2 की जगह मैंने R1/2 लिख दिया है, तो क्या यहाँ से V1/V2 वो 1/√2 आ जाएगा क्या? V1/V2 तुम्हें V2/V1 पूछा है, तो V2/V1 उल्टा करोगे तो √2, 15 का सेकंड आंसर वो आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में आओ। अगला फिर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही सवाल आपको दिया हुआ है। बताओ क्या बोला हुआ है कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन स्लोली एन इनफाइनेटेसिमली थिन ट्यूब inside a charged dielectric sphere R having uniform positive charge density rho। इसकी चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। इनिशियल एंड फाइनली चार्जेस आर टेकन मार्क्ड बाय ए। तो ए ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल से फाइनल की तरफ ले जाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई Q1 है जिसे ले जा रहे हैं हम। फ्रॉम द सेंटर 2R 3R डिस्टेंसेस दे रखी हैं। द वैल्यू ऑफ n, तो टोटल वर्क डन पूछा हुआ है और n वगैरह। तो वर्क डन निकालना है, कुछ नहीं बोला हुआ है तो एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे हम। एक्सटर्नल वर्क डन होगा बच्चों U फाइनल माइनस U इनिशियल। कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, और एक्सटर्नल का U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये बताओ U को तुम लिख देना QV फाइनल माइनस QV इनिशियल। तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा QV फाइनल माइनस V इनिशियल। Q की वैल्यू 1 दे रखी है क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। V फाइनल मतलब VB, V इनिशियल मतलब VI, V इनिशियल मतलब A लिख देना। तो फाइनल B पॉइंट आ गया और इनिशियल A पॉइंट आ गया, VB माइनस VA। अब वहाँ पे पोटेंशियल, ये स्फीयर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता था? KQ/r मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/B पे डिस्टेंस कितनी है? 3R माइनस
के क्यू बाय 2r। बस ये आंसर है, इसमें से के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू बाय आर कॉमन ले लो, तो 1/3 माइनस 1/2। तो कितना आ गया वर्क डन का आंसर, कितना आ गया 2 - 1 माइनस के क्यू बाय 6r माइनस के क्यू बाय 2 - 3, ठीक है ना, एलसीएम लेके। अब वो माइनस तो छोड़ो, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वर्क डन प्लस हुआ माइनस हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क अगर निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, तो के को मैं क्या लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट में आंसर चाहिए और रो चाहिए, तो इस क्यू को क्या लिख देता हूँ, क्यू को रो इंटू वॉल्यूम लिख देते हैं, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे 6r एज इट इज ये बनाया हुआ है, ठीक है। बताओ क्या ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे को ये दिख रहा है रो आर स्क्वायर बाय 18 एप्सिलॉन नॉट, ये रो आर क्यूब बाय आर को आर स्क्वायर लिख दिया और 18 एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर, तो एन की वैल्यू, एन की जगह 18 दिख रहा है, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18, 18 एन की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। बढ़े आगे चलिए बताइए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला हुआ है 1 मोल ऑफ, तो मोल एन की वैल्यू 1 दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, अंडरगोज प्रोसेस, टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस। बच्चों क्या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्या डेल्टा यू 0 हो जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो भी हीट एक्सचेंज हुई होगी वो वर्क के बराबर। पीवी ग्राफ है तो केवल आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ये लेंथ आपको 3 दिखेगी, 2 और 5 का डिफरेंस, ये लेंथ आपको 300 और 100 200 दिखेगी, यानी एरिया 3 × 200 यानी 600 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और वो भी ऐसा जो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और उसके एप्लीकेशन। बताओ माइक्रोवेव का एप्लीकेशन क्या होता है, जो सड़ा गला सा बर्गर और पिज़्ज़ा तुम ले आते हो और ख़त्म नहीं होता है, वो ज़्यादा मंगा लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है एक बार मंगा लें ज़्यादा, फिर बचे तो बचे क्या करना, लेकिन बच जाता है वो, तो फिर तुम्हें याद आता है अब तो पैसे ही नहीं आगे के लिए, तो सारी पॉकेट मनी तो इस पिज़्ज़ा बर्गर में उड़ा दी, वही तुम रख देते हो और अगले दिन फिर उसी को माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हो। तो माइक्रोवेव क्या करता है, माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर वार्मिंग द फूड। तो पी का आंसर 2 आना चाहिए, पी का आंसर 2 या तो सेकंड ऑप्शन में है, पी का आंसर 2 या तो थर्ड ऑप्शन में है, फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो जाएगा। यूवी रेज, यूवी रेज, अब घर में आपके पहले आरओ लगा रहता था, अब बोलते हैं आरओ विद यूवी टेक्नोलॉजी, आपने ऐड देखा होंगे। तो जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, यूवी रेज क्या करती हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के काम आती हैं। मतलब क्यू का आंसर 1 आना चाहिए, क्यू का आंसर 1 आना चाहिए, क्यू का आंसर 1, थर्ड भी गलत, इन दोनों से ही सेकंड आंसर आ जाएगा। खैर आगे चलो, गामा रेडिएशंस, हल्क मूवी देखी होगी आपने, गामा रेडिएशंस के प्रभाव से हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर सेल्स का, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना, ओवर एज हो जाती है, हीलिंग होने लग जाती है एक्चुअली, लेकिन हीलिंग होते होते क्या है, वो जैसे आपने मूवी देखी होगी तो वो मेढक के ऊपर गामा रेज डालती है, वो हील होता है, उसके मतलब कट लगा होता है, तो वो फ्रॉग के क्या होता है, हीलिंग तो होती है, हीलिंग होते होते वो रुकती नहीं है हीलिंग, वो गुब्बारा बन जाता है और लास्ट में ब्लास्ट, मेढक फूट जाता है, तो ओवर हीलिंग हो जाती है। स्किन पे गामा रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बट कैंसर, अब आदमी वैसे ही मर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए गामा रेडिएशन यूज किए जाते हैं। और रेडियो वेव में एफएम और एएम आपने सुना होगा, तो मतलब आर का 4 आ जाना चाहिए था, एस का 3 आ जाना चाहिए था, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जरा हम 19 क्वेश्चन पे आए, क्या बोला है 19 क्वेश्चन में, कार ट्रेवल कर रही है 50 मीटर से, बैंड थीटा है, स्पीड दे रखी है, थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आपको फॉर्मूला याद है, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg। तो ये वो सवाल हैं जो गलत होने ही नहीं चाहिए थे, v² यानी 10 का स्क्वायर, वेलोसिटी 10 दे रखी है, अपॉन आर रेडियस 50, जी की वैल्यू 10, ये 100 से 100 कैंसल, 1/5 यानी थीटा आ जाएगा
10 इनवर्स 1/5, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19th क्वेश्चन का। ठीक है, चलो जरा 20th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है 20th नंबर का क्वेश्चन? तो 1D का क्वेश्चन दिख रहा है 20th नंबर का क्वेश्चन। 20th नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इसका एस मतलब आपको इसकी पोजीशन दे रखी है, पोजीशन टाइम के साथ वो दे रखी है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा टी स्क्वायर मतलब 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस बीटा टी, बीटा की वैल्यू 6 माइनस 6t और प्लस गामा मतलब +5, ये वैल्यू दे रखी है। और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 0 से 6 सेकंड के बीच में, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है हीरो या एवरेज स्पीड निकालनी है हीरोइन, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा सुंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस। टाइम उसने 6 सेकंड दिया हुआ है, 0 से 6 सेकंड, तुम्हें केवल डिस्टेंस। अब ये मानना है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये बताओ t बराबर 0 पे, मतलब ये टर्निंग वाला सवाल आ गया, t बराबर 0 पे इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 5 मीटर होती क्या? हाँ, t को 0 डाल दिया। बताओ t बराबर 6 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होता? तो 6 डालोगे तो 6 6 कितना हो गया 36, और 6 6 36 और 5 मीटर। पार्टिकल पहले भी 5 पे है, बाद में भी 5 पे है, इसका मतलब पार्टिकल 5 मीटर से चालू होगा, कहीं तक आगे जाएगा, घूम के वापस आएगा और वापस फिर 5 मीटर तक आएगा। आंसर एक 0 भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है उसका, लेकिन अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाके ना पार्टिकल ने टर्निंग की होगी। अब आपको पता है जहां पे टर्निंग होती है वहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2t माइनस 6, 2t माइनस 6, और इसको 0 कर दोगे, वेलोसिटी को 0 अगर कर देते आप, तो वेलोसिटी को 0 करने पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, मतलब 3 सेकंड पे टर्निंग हो रही होगी। बताओ 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी? 3 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी? 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे यहाँ पे अगर 3 रखते तो 3 का स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करते 9 और 5, तो ये कितना आ जाएगा? -4, -4 ही आ रहा है क्या? क्योंकि -4 नहीं, ये 3 3 9 और 9 और 5, हाँ 4 आ जाएगा ये। तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे टर्निंग हो रही है। हमें इक्वेशन रखी थी अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 1, तो अल्फा टी स्क्वायर बीटा 60 प्लस 5, ये वैल्यू दे रखी थी। इसका डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2t माइनस 6। इसको 0 किया तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3 सेकंड पे टर्निंग होगी, यहाँ पे 3 डाल के देख लो, 3 का स्क्वायर 9 और 6 18 और प्लस 5, बताओ ये कितना आ रहा है? ये वापस से मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, वरना 9 माइनस 18 प्लस 5, तो -9 प्लस 5, और -9 प्लस 5 करोगे मतलब कितना आ जाएगा? -4। तो ये -4 तक आया है, -4 तक। अब बताओ 5 से -4 तक कोई जा रहा होगा तो कैसे जाएगा? 5 से 0 आया होगा, 5 से 0 आया होगा कहीं ना कहीं, और 0 से -4 आया होगा, तो यहां से आगे कितना चला होगा? ये 9 मीटर। 5 से 0 गया होगा, 0 से -4 गया होगा, और 9 मीटर आगे गया है तो 9 मीटर पीछे आया होगा, तो डिस्टेंस कितना आया? 9 + 9 यानी 18/6, यानी कि एवरेज स्पीड इसकी 3 आ जाएगी। ये टर्निंग के सवाल हम कराते रहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए आप लोगों को। बताओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। बोलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी, कैविटी के अंदर ये बोला हुआ है। मैं इस फिगर को अगर वापस से बनाऊं तो आप मेरे को ये बताओ कि एक यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एक स्फीयर, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एक स्फीयर दिया हुआ था, ये एक स्फीयर दिया हुआ था, इसके अंदर एक और अपन ने ये एक लाइन बनाई हुई है। इस फिगर को अच्छे से देख लेना,
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक ये अपन ने ये इसके एक लाइन बना रखी है और फिर एक और स्फीयर यहाँ पे कट कर लिया गया है इसमें से। तो मान लीजिए ये एक यहाँ पे एक और दूसरा स्फीयर और है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये आपको इसमें दिया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपने को दिया हुआ है और इसमें ये वाला जो पोर्शन है, एक्चुअली इसे फिल तो क्या करूं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये फिल्ड है और ये वाला पोर्शन ना कैविटी है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ना कोई एक पॉइंट ए दिया हुआ है और Q is placed inside cavity with a solid isolation। अब कंसीडर पॉइंट ए बी सी, ए इधर है और इसी के आगे कहीं B है और इसी के आगे कहीं C है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। और B और C आर एट इक्वल डिस्टेंस, B और C इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है A, B और C पर क्या हुआ होगा। चलिए ये बताइए, एक चार्ज Q रखा हुआ है कैविटी के अंदर। अब वो चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी विद अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक चार्ज Q हमने जो रखा हुआ है, चार्ज Q रखा हुआ है, हमने कैविटी में एक चार्ज कितना रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। इस चार्ज Q के कारण बच्चों क्या आने वाला है, यहाँ पे इंडक्शन होने वाला है। अगर इस चार्ज Q के कारण इंडक्शन कराऊं मैं, तो ये चार्ज Q के कारण अगर मैं इंडक्शन कराऊं, ये Q चार्ज मान लीजिए सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे नहीं भी मानोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर पे ये चार्ज Q है, इसमें प्लस ने इंडक्शन किया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब क्योंकि ये बाहर वाला स्फीयर तो न्यूट्रल था, इसके टच में तो कोई था नहीं, ये तो न्यूट्रल था तो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। माइनस चार्ज क्योंकि अंदर आ गया तो मानना पड़ेगा बाहर प्लस चार्ज आएगा, बाहर आने वाला है प्लस चार्ज, ठीक है। अब आप मेरे को एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, अपने को पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर वो नॉन जीरो होगा। उसको आप गाउस थ्योरम से देख लो कि ये बताओ मेरे को, अगर मैं कोई ए जो है ए, इस ए को लेता हुआ अगर मैं कोई गाउसियन सरफेस बनाता तो इसके अंदर ना क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी है बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू इन नॉट जीरो था इसीलिए ई डॉट ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा। एरिया वेक्टर तो है ही कुछ ना कुछ एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे ए का नॉन जीरो ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ चार्ज जरूर दिखेगा। तो ए पॉइंट जो है उस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। चलिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आपको बी और सी की बात करनी है तो बी और सी में बात इतनी सी है कि आप ये बताओ मेरे को, बी और सी के पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। 3 चार्जेस, एक ये जो चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, एक ये जो इंड्यूस चार्ज आया वो इंड्यूस चार्ज भी माइनस क्यू आया होगा और बाहर चार्ज प्लस क्यू आया होगा। अब बी और सी पे आप ये बताओ, ये जो एक चार्ज क्यू सेंटर पे है ना, और ये जो माइनस क्यू है, ऐसे बताओ इस केवल इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण इस बी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता। बताओ ये जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू का भी एक स्फीयर बना लो, ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर जिसके सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू है। क्या ये बी पॉइंट बाहर का है? बताओ बाहर के पॉइंट पे क्या हम स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं? तो ये बताओ इस क्यू ने इस बी पे जितना भी प्रोड्यूस किया होगा, ये सारे के सारे माइनस क्यू को भी सेंटर पे माना जा सकता है, तो फिर ये माइनस क्यू भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मानो बी और सी के लिए यहाँ पे क्यू चार्ज तो सेंटर पे रखा ही हुआ था, और ये जो इंडक्शन से माइनस क्यू आया बाहर के पॉइंट पर, इसको भी तुम कहाँ मान सकते हो? सेंटर पे। तो सी को लगेगा कि क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों सेंटर पे है, तो क्यू और माइनस क्यू के कारण सी पर भी जीरो, क्यू और माइनस क्यू के कारण बी पर भी जीरो। केवल इस बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटसाइड वाले चार्ज का आएगा। और
अब इसका रेडियस जो भी होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम और ये डिस्टेंस भी सेम दे रखी है, तो केवल बड़े स्फीयर के कारण आउटसाइड सेम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आएगा। और मैग्नीट्यूड ही बताना है तो ई बी और ई सी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट आ सकती है, लेकिन डायरेक्शन की उसने बात नहीं की, उसने मैग्नीट्यूड की ही बात कर रखी है। तो ई ए नॉट इक्वल टू 0 और ई बी इक्वल टू ई सी, यानी कि 21 का आंसर 1 आ जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला भी अच्छा सवाल है बच्चों, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का यूज किया गया है। बताओ इस टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला होता था क्या? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था 2/9 आर स्क्वायर जी बाय नीटा और रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड, रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता था इसका टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो बताइए इसमें क्या बोला हुआ है हमसे कि द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जिसको हमने रो एस लिखा है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमें भी ये टर्म, हमने इसको रो एस माना हुआ है और इसको रो एल माना हुआ है, ठीक है ना। और एम जी नीचे तो रो एस माइनस, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये रो एस रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है टर्मिनल वेलोसिटी का। मैं तो क्या है बड़े में से छोटे को माइनस कर देता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में। हो सकता है ऊपर चला जाए बॉडी, हो सकता है बॉडी नीचे चली जाए, लेकिन हम ये मानेंगे नॉर्मली कि जो बॉडी है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा रही होगी, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा रही होगी, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हमने क्या कर रहे हैं कि विस्कोसिटी डिफरेंट ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी, स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। तो रेडियस सेम है बट डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड। द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल स्पीड, द रेशियो ऑफ, हमें ये जो रेशियो है ना ये ग्राफ बनाना है रो एस और रो एल में। तो बताओ यहाँ से रो एस और रो एल, तो ये वी टी इक्वल्स टू 2/9 ये आर स्क्वायर जी बाय नीटा, और इसमें से रो सॉलिड कॉमन ले लो, रो सॉलिड कॉमन ले लें या रो लिक्विड कॉमन ले लेते हैं क्योंकि रो लिक्विड नीचे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि रो लिक्विड का कॉमन ले लिया। अब रो लिक्विड कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा क्या, रो एस बाय रो एल माइनस 1। मैंने रो लिक्विड कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ये सारी टर्म ना ये सारी टर्म मेरे को कांस्टेंट दिख रही है। 2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, रेडियस बॉल की कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, रो लिक्विड का सेम है, समझ रहे हो क्या। टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, हमने ना बॉल्स यूज की हैं, बॉल्स सॉलिड की डेंसिटी अलग अलग है लेकिन लिक्विड एक ही है। तो ना वीटी का फॉर्मूला कितना बन गया, वीटी इक्वल टू कांस्टेंट के, और ये रो एस बाय रो एल को एक्स मान लो क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है, ये सब एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है। तो कितना आ गया आंसर, वीटी बराबर के एक्स माइनस के। इसको कंपेयर कर लो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इसका कितना आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। ये स्लोप ही तो लिखा हुआ है, ये सब के स्लोप है, यहाँ पे एक्स के साथ के लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट ही होगा, ये सब पॉजिटिव ही है। स्लोप पॉजिटिव आने वाला है तो ये तो गलत हो गया, स्लोप पॉजिटिव। और ये बताओ अगर x की वैल्यू 1 लिख दूंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 लिखूंगा तो x किसको माना था आपने, x वही रो एल है ना, ये रो एस बाय रो एल को x माना है, तो x की वैल्यू 1 पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 है, यानी मेरे को ये फोर्थ आंसर ही करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे इससे गुजरना चाहिए था, इन लाइंस को 1 से गुजरते हुए लाइंस आनी चाहिए थी, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए।
तो पूछने का तरीका बदला है, बाकी हमें पता है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये सवाल तो देता ही देता है। हैं, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 23rd क्वेश्चन पे आ जाओ। बोलो 23rd नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? 23rd नंबर के क्वेश्चन में क्या हुआ है? रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंटेड। तो लैम्डा है इंसिडेंटेड, तो इंसिडेंट लाइट कौन सी हुई है? लैम्डा। 3 सेल्स पे 1 2 3, इनकी थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये सब क्या है? थ्रेश होल्ड। ये थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ का मतलब समझते हो क्या? ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इनसे बड़ी वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। और स्टॉपिंग पोटेंशियल्स इनके V1 V2 V3 दिए हुए हैं। अब लैम्डा 1 अपने को दिया है लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा। अब बताओ लैम्डा 1 क्या है? लैम्डा 1 और लैम्डा, लैम्डा है इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी। तो क्या इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दे रखी है मैक्सिमम से, थ्रेशोल्ड से भी? तो यानी कि फर्स्ट प्लेट में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता जब इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी कम होती थ्रेशोल्ड से। तो फर्स्ट में तो कोई एमिशन होगा नहीं, फर्स्ट में कोई एमिशन नहीं होगा, तो फर्स्ट का जो क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो अपोजिट में कोई पोटेंशियल लगाना नहीं पड़ेगा, तो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आ जाएगा। 2 और 3 में देखो क्या बोला हुआ है, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा। अब लैम्डा इंसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी है, मतलब इंसिडेंटेड वेवलेंथ है। ये इंसिडेंटेड वेवलेंथ बहुत छोटा है मैक्सिमम से। लैम्डा 3 क्या है? थ्रेशोल्ड तीसरे प्लेट की। अगर इंसिडेंटेड लैम्डा बहुत कम है, इसका मतलब एनर्जी जो इंसिडेंट की गई है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी जितनी ज्यादा इंसिडेंट करेंगे, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये V3 ज्यादा होने वाला है V2 से, क्योंकि यहां पे केवल इंसिडेंटेड थोड़ी सी छोटी है मैक्सिमम से, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटी दे रखी है। तो हमारा आंसर आ गया V1 0 होगा और V3 बड़ा होगा V2 से। तो V1 0 होगा और V3 बड़ा होगा V2 से, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल वही था लेकिन उसको पूछने का तरीका, उसने लैंग्वेज में आपको मतलब आपका खेल खराब करने की तैयारी की है लैंग्वेज के हिसाब से। 24th क्वेश्चन, अगेन ये सब क्वेश्चन ये सारे आप अपना फिजिक्स पढ़ो ऐप जो है उससे, जब आप अपना कोर्स परचेज करेंगे मात्र 3000 रुपये में कंप्लीट फिजिक्स, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वीडियोस में। ठीक है क्या? उनको ज़रूर देखें, कंसेप्ट समझें, तो ये सब सवाल बिल्कुल आसान है। बोलो क्या बोला हुआ है? करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC इज हाफ एज दैट ऑफ ADC। तो ABC रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC इज हाफ, तो ABC का जो रेजिस्टेंस है वो हाफ दिया हुआ है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ ADC। तो ADC का रेजिस्टेंस अगर मैं R मानूं, है ना, तो ABC का उसका भी हाफ है, तो इसको R मान लो और इसको 2R मान लो। ठीक है ना? तो ABC का, अब ये बताओ यहां से जो करंट आया होगा, जो यहां से करंट आया होगा, मान लीजिए यहां से कुछ करंट आया, इधर से कुछ करंट आया होगा, करंट कितना आया? I0 करंट आया। तो बताओ रेजिस्टेंस जहां कम होता है वहां करंट ज्यादा होता है, तो अपोजिट यहां से जो करंट आया होगा इधर, ये कितना करंट आया होगा, इसको मैं बोलने वाला हूं 2I0/3, और यहां से जो करंट आया होगा वो आया होगा I0/3। करंट अपोजिट रेशियो में डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में बताया था ना, इसको 2 पार्ट मिलेगा, इसको 1 पार्ट मिलेगा, इसको 2/3 इसको 1/3। बताइए इस हाफ पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? कंप्लीट रिंग का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R होता है, हाफ रिंग का कितना होगा? μ0I की जगह 2I0/3 μ0I/4R। ठीक है, इस
हाफ रिंग का भी सेंटर पे वही आएगा म्यू नॉट आई, इसके आई की वैल्यू आई नॉट बाय 3/4r। कंप्लीट रिंग का म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, हाफ रिंग का म्यू नॉट आई बाई 4r। अब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओ पे अपोजिट आएगी। देखिए इस वाली हाफ रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रहा होगा, इसको मैंने लिख दिया ये आउटवर्ड्स आ रहा है, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रहा होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो डायरेक्शन आ रही होगी वो अपोजिट आ रही होगी। इसमें आउटवर्ड्स, इसमें इनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करोगे, ये कितना दिख रहा है 2 म्यू नॉट आई बाई 12r, ये कितना दिख रहा है म्यू नॉट आई बाई 12r, माइनस करोगे आंसर है म्यू नॉट आई बाई 12r, आई की जगह आई नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 12r, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 24। आगे चलो जरा 25 नंबर के क्वेश्चन पे आओ। क्या बोला है 25 नंबर के क्वेश्चन में, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स along a horizontal x axis x equals to 0 to x equals to l। तो एक मास है, मास m, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक वो चलता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के, म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज एप्रोप्रिएट कांस्टेंट सो दैट म्यू के l इक्वल्स टू 0। म्यू के x मतलब एक्चुअली बोला क्या हुआ है, जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना ये x पे डिपेंड करता है, x का फंक्शन है, इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, तुम्हें बोल रखा है म्यू के l बराबर 0, मतलब जब x की वैल्यू l है एट x इक्वल्स टू l म्यू के 0 दिया हुआ है। बताओ तो म्यू के जब एक्स एल है तो कितना है म्यू नॉट माइनस अल्फा एल बराबर 0, यानी यहां से अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट बाय एल इस्तेमाल की जा सकती है। थोड़ा मैथ्स उसने इस्तेमाल करवाई आपसे। आगे क्या बोला हुआ है, द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस। अब बताओ वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना होगा, तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मास आगे जाएगा बताओ इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या एफ और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है क्या, बिल्कुल, तो फिर क्या यहां पे माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, वर्क का फॉर्मूला, ये म्यू एम जी कैसे आ गया, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होना चाहिए था, एन की जगह हमने एम जी लिख दिया है। ठीक है, तो बस इसका आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो मैं आपको बोल देता हूं वर्क का आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन माइनस म्यू एम जी डी एक्स, जहां म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू की वैल्यू आप ध्यान से देखो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स दे रखी है। ठीक है, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी इंटू डी एक्स, एक्स कहां से कहां तक 0 से l तक, बताइए माइनस एक टर्म तो क्या बन जाएगी म्यू नॉट एम जी डी एक्स, दूसरी टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस अल्फा एक्स एम जी डी एक्स, ये भी 0 से l तक, ये भी 0 से l तक। क्या आंसर आ रहा है, वर्क का आंसर माइनस म्यू नॉट एम जी एक्स, ये केवल डी एक्स, इस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, यहां पे आएगा प्लस अल्फा एम जी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा एम जी, देखिए अल्फा और एम जी कॉन्स्टेंट और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह एल लिख देना तो आएगा माइनस म्यू नॉट एम जी एल प्लस अल्फा एम जी एल स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह एल क्यों लगा दिया क्योंकि लिमिट एल है, 0 लगाने पे कुछ होगा नहीं। अल्फा की वैल्यू देख लो, अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट बाय एल, अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट बाय एल लिख देना,
अल्फ़ा की वैल्यू म्यू नॉट बाई एल ज़रूर लिख देना। तो अल्फ़ा की जगह म्यू नॉट बाई एल एम जी एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ से बोलो ये एक एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर है ना, तो एल से एल कैंसिल हो गया, कितना बाकी रह गया माइनस म्यू नॉट एम जी एल प्लस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2। तो आंसर आ गया माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2। ये हमारा आंसर है वर्क डन का, माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2। तो हमारा आंसर कितना आया वर्क का आंसर हमारा आया है माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, ये हमारा आंसर आया है। ये बोलता है वर्क कितना है, इसने बोला वर्क है एन म्यू नॉट एम जी एल, तो म्यू नॉट एम जी एल एन की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा, थर्ड आंसर आ गया इसका। एल की जगह मतलब इस एन की जगह 1/2 लिख दो, आंसर सेम ही आ रहा है। माइनस तो आपको पता ही है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में लग रहा होगा तो माइनस में आना ही चाहिए था, तो यानी 1/2 यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस करो, हो जाएंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब ये बिल्कुल आसान सवाल, सोलर सिस्टम में टाइम पीरियड क्या पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, क्या टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 पता है क्या? आंसर आ गया भैया, 26 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत हुए हैं तो वो पाप है, ठीक है, हो जाना चाहिए ये सब। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस अगले सवाल में 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बताइए। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमसे कि सॉलिड स्फीयर ए, रेडियस आर है, इस ए की रेडियस आर है, मास कैपिटल एम है, अटैच टू स्मॉल स्फीयर बी ऑफ स्मॉल आर स्मॉल एम। तो छोटे वाले का छोटा आर छोटा एम, बड़े वाले का बड़ा आर बड़ा एम, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए आई बी, चलो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए दिया हुआ है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए की वैल्यू लिखिए। तो ये आपको दिया क्या हुआ है सॉलिड स्फीयर, बोलो इस एक्सिस के अबाउट इस बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr²। बड़े का लिख रहे हो तो सब कुछ बड़े बड़े में लिखना। अभी इसी एक्सिस के अबाउट छोटे का लिखना पड़ेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताओ ICM प्लस MD², इसका ICM कितना आएगा 2/5 mr², छोटा छोटा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस MD², m वही छोटे का m और d² कितना आ जाएगा r प्लस r का स्क्वायर, यह आ जाएगा IA। चलिए हमें IB भी लिखना है, B के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IB लिखता हूं मैं, B के अबाउट मैं लिखूंगा 2/5 mr², छोटे के लिए लिख रहा हूं तो सब कुछ स्मॉल में लिख दिया, तो B का तो लिख ही दिया। इसी एक्सिस के अबाउट बड़े का लिखना है तो ICM प्लस MD², ICM में क्या लिखूंगा 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस कैपिटल M और R प्लस R का स्क्वायर। और तुम्हें क्या करना है IA माइनस IB। अब IA माइनस IB करना है तो यहां पे ना माइनस लगा लो, यहां पे माइनस 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 2/5 mr² माइनस 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr²। IA माइनस IB करोगे, इन दोनों में देखो ये वाली टर्म तो क्या दिख रही है कॉमन दिख रही है, तो R प्लस R का होल स्क्वायर और छोटा m माइनस बड़ा m, छोटा m माइनस बड़ा m, तो छोटा m माइनस बड़ा m और r प्लस r का होल स्क्वायर 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए अगला सवाल। बच्चों ये भी ऑप्टिक्स का सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है, कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ हमसे, कॉम्बिनेशन लेंस का दिया हुआ है 11L2, फोकल लेंथ दी हुई है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये बताओ ये हमें एक लेंस दिया हुआ है, दिख रहा है ये लेंस, इस लेंस से सबसे पहले इमेज बनाओ। तो इस लेंस से अगर मैं इमेज बनाऊं तो इसका फोकस 10 पे दिया हुआ है, ये दूरी 10 है, तो ये वाली दूरी एक्चुअली 20 आ जाएगी।
तो इस पहले वाले लेंस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f/x लगा दो। f 10, x की वैल्यू, x क्या होता है, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी 20, तो कितना आ गया ये, मैग्निफिकेशन हाफ आ गया। मैग्निफिकेशन हाफ का मतलब हाफ हाइट की बनेगी, हाफ डिस्टेंस पे बनेगी। तो फिर ये बताइए मेरे को, यहां से जो रेज ऑफ लाइट जाएंगी, ये रेज ऑफ लाइट आगे जाके मिलने वाली हैं, कहाँ पे मिलने वाली हैं, हाफ डिस्टेंस पे, मतलब 30 का हाफ 15 पे मिलने वाली है। लेकिन जब ये रेज जा रही हैं तो बीच में इंटरेक्शन हुआ इसका दूसरे लेंस के साथ, तो इस लेंस को ये कन्वर्जिंग बीम्स दिखेंगी। इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसे लगेगा, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर दिखेगा इसे, ये 3 है, ये 15 है, 15 माइनस 3 12 पे दिखेगा। 12 पे दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब तुम वापस से या तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम ऐसा करो कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से अगर आपको कंफ्यूजन है तो जो लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, v की वैल्यू uf/u+f, 1/v माइनस 1/u, तो उसी को लिख दिया हमने uf/u+f। इसका u कितना आएगा, उसी डायरेक्शन में है ना, तो यानी ये तो +12 और ये -10 और +12 -10, ठीक से लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया +12 इंटू -10 और ये 12 -10, -120/2 यानी -60। -60 मतलब रेस की डायरेक्शन में प्लस, -60 मतलब इसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट में 60 पे बन जाएगी, इसके लेफ्ट में 60 पर बन जाएगी, यानी कि फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 28 भी। चलें आगे, चलो 29 नंबर का क्वेश्चन, आसान सवाल, जीनर डायोड। बताइए, क्वेश्चन ने बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि अपने को ये जीनर डायोड दिया हुआ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 का है ना, और तो ये 3 वोल्ट, इस पे कितना आ सकता है, 3 वोल्ट आ सकता है। और ये आपको बैटरी कितने की दे रखी है, 5 वोल्ट की। बच्चों ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये रिवर्स बाइसिंग में जुड़ा हुआ है, काम कर जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। 3 वोल्ट से ज़्यादा इसे मिल ही रहा है, तो ये 3 वोल्ट से ज़्यादा तो कर नहीं सकता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगा। ये 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो इसको 2 वोल्ट ही मिलेगा। तुमसे यही पूछा है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही होगा, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन, एक और कैपेसिटर का सवाल दिया हुआ है बच्चों, पी क्यू आर सब आइडेंटिकल कैपेसिटर दिया हुआ है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, और यूपी इफ एनर्जी स्टोर इन पी और टोटल एनर्जी, तो यूपी बताओ पी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पी में एनर्जी। ये बताइए, अगर इस बिंदु को मैं ए बोलता, ये बिंदु भी ए हो जाता, इस बिंदु को मैं बी बोलता, ये बिंदु भी बी हो जाता, बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यहाँ भी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यानी कि इस पी का पोटेंशियल ड्रॉप v/2 होता, इस क्यू का भी पोटेंशियल ड्रॉप v/2 होता, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सेम है, इन दोनों की कैपेसिटी सेम है ना। तो सीरीज में Q बराबर CV अगर मैं लगाता इन दोनों के लिए, तो इन दोनों का Q भी सेम, C भी सेम, तो V को भी सेम होना पड़ेगा, तो हाफ हाफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस v/2 आ गया। तो P के पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ C V का स्क्वायर, V कितना है उसका v/2, मतलब कितनी एनर्जी आ गई, CV²/8, ये P की एनर्जी। बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हाफ C टोटल इंटू V टोटल का स्क्वायर। C टोटल मेरे को दिख रहा है 3C/2 इंटू V का स्क्वायर। ये C टोटल कैसे निकाला, C टोटल मैंने, ये बताओ, ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस, ये दोनों कैपेसिटेंस C और C सीरीज में C/2 हो जाएंगे, और C/2 और C ये पैरेलल में 3C/2, ये टोटल मैंने कैपेसिटेंस निकाला है 3C/2 है ना। तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3C/4V², यही आ रही है ना, यही आ रही है। अपने को क्या चाहिए, UP/UT, UP में 1/2 लिख देना, इसको 3/4 से डिवाइड कर देना, ये CV² और CV² ये कैंसिल हो गया, 4 से 2 तो ये 1/6 आंसर आ जाएगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, हो जाएगा सॉल्व। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हम। क्या बोला 31 क्वेश्चन में, कि एरिया दिया हुआ है कंडक्टिंग लूप ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस, कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस का लूप है,
अब मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, एरिया वेरी कर रहा है, एरिया आपको दिया हुआ है ए इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस साइन टी, और हमें पावर बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला मैं ना वी स्क्वायर बाय आर इस्तेमाल कर लेता हूं। वी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होएगा। बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला तुम कितना लिखते हैं, बी इंटू ए की जगह ए नॉट 1 प्लस साइन टी। चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी से निकलता नहीं निकलता। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो माइनस बी ए नॉट और साइन का आ जाएगा कॉस टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अब तुम्हें ग्राफ बनाना है, ऐसे लिख सकते हो क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉस टी। और क्या यहां पे आप लिख सकते थे पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कुछ होगा फाइनाइट रेजिस्टेंस, तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह कॉस लिख सकते थे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह कॉस लिख सकते तो पावर कॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती। कॉस स्क्वायर का ग्राफ, कॉस 0 1 होता है, कॉस का ग्राफ कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो ये तो कॉस का ग्राफ अगर ही मानता मैं तो कॉस तो 1 से चालू होता, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर का ग्राफ। अब वो वैसे तो ये कॉस स्क्वायर का भी ग्राफ नहीं है, यहां पे ना एक्चुअली ये शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे शार्प पॉइंट बना दिया इन्होंने, शार्प पॉइंट देखो, ये ऐसा नहीं कि मैं ही बना रहा हूं, इन्होंने शार्प पॉइंट दिया हुआ है। तो ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ हो सकता है ये, लेकिन इन चारों में से तो यही सही है। बट आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूं मैं कि कॉस स्क्वायर का ग्राफ जो होता है उसमें ये शार्प पॉइंट्स नहीं आते थे, ठीक है, फिर भी इन चारों में से तो यही सही है। आगे चलो जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, 32 नंबर के क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन, अब देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बड़ा फेमस सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं, नई तरीके से पूछ लिया उसे। ए और बी रेजिस्टेंस है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट प्लस अल्फा दिया हुआ है, एक का माइनस अल्फा दिया हुआ है ना, और आई ए आई बी इनमें क्या दिए हुए हैं, करंट दिए हुए हैं। हमें बोला गया है टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा वो बताना है। अब ये बताओ आप मेरे को, V बराबर आई आर लगाने वाला हूं मैं, रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। बताओ इस पहले सर्किट में रेजिस्टर अगर मैं निकालता तो ए में रेजिस्टेंस, अगर मैं ए में रेजिस्टेंस निकालता, क्या यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ऐड कर दो इन्हें बच्चों, अगर ऐड करोगे आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी और आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो बताओ ये अल्फा डेल्टा टी वाली टर्म कैंसिल होके आर ए की वैल्यू 2 आर नॉट हो जाती है। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओ कि घटाओ, इस केस में करंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि V बराबर आई आर लगाओगे ना आप, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, V तो कांस्टेंट दिया ही हुआ है, तो I भी कांस्टेंट होगा, मतलब आई ए तो रहेगा कांस्टेंट, आई ए तो कांस्टेंट रहेगा, आई ए डिक्रीज गलत, आई ए इंक्रीज गलत, तो आई ए रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमें बी की भी बात करनी पड़ेगी। अब बी में रेजिस्टेंस, बी में पैरेलल है, तो बताओ 1 बाय आर बी कितना आता है, 1 बाय आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी और 1 बाय आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ही आ जाता। और यहां से अगर तुम 1 बाय आर बी की वैल्यू निकालते, 1 बाय आर नॉट कॉन्स्टेंट लो, 1 बाय आर नॉट कॉन्स्टेंट लेके एलसीएम ले लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लोगे तो माइनस डेल्टा टी ऊपर 2 आ जाएगा भाई, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया, तो आरबी कितना आ गया, आरबी की वैल्यू आ रही है मेरे पास आर नॉट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बाय 2, ये आ रही है मेरे पास आरबी की वैल्यू, बी का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ने बोला है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा टी को बढ़ाओगे, आप बताओ जब तुमने इस डेल्टा टी को बढ़ाया, तो डेल्टा टी को बढ़ाने पर क्या ये माइनस में है, माइनस वाली टर्म जब बढ़ेगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घटेगा, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या करंट बढ़ जाएगा क्या, तो बी में करंट बढ़ना चाहिए, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत था, बी में करंट बढ़ना चाहिए, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ए में कांस्टेंट और बी में
इंक्रीज हो जाएगा। बी में इंक्रीज क्यों आ जाएगा? क्योंकि बी में रेजिस्टेंस घटने लग जाएगा, ठीक है। और वैसे भी पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, वैसे तो सोचो सॉल्व करना हो तो सॉल्व तो करा ही दिया है, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ जरा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको कि ये बॉब बी आपको दिया हुआ है, बॉब बी वगैरह आपको दिया हुआ है। तो बॉब बी मास एम है, हैंग कर रहा है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट मास एम। तो बॉब का मास एम है, पॉइंट ए का भी मास एम है, ट्रेवल करता है और इलास्टिकली कोलाइड करता है, कितनी हाइट तक जाएगा? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो अगर सेम मास में इलास्टिक कोलिजन होती है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो इसकी मास m था, इसका भी मास m था। आफ्टर कोलिजन इस b की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। और a की वेलोसिटी पूछी नहीं है, बट a की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। अब ये कितनी हाइट तक जाएगा? आपको डायरेक्टली बता हुआ है v²/2g हाइट तक ही जाएगा वो, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। नीचे एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। एच हाइट पर कितनी एनर्जी होगी? एम जी एच। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 10² अपॉन 2 बराबर 10 इंटू एच। ये एक 10 से ये 10 कैंसल, एच की वैल्यू 5 मीटर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। चलो ये बताओ अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगला भी एसएचएम का सवाल दिया हुआ है। एसएचएम के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमसे कि सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। तो एक लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है। इफ द कॉर्क इज स्लाइटली रिलीज, तो अच्छा कॉर्क इसमें ना तैर रहा है, इस कॉर्क को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये बेचारा कांपने लग जाएगा। इट ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t इफ द सेम कॉर्क इन अनदर ρ2। अच्छा तो फिर यहां पे क्या किया, वापस से इसी कॉर्क को एक दूसरे लिक्विड ρ2 में ले आए, सेम कॉर्क। इसकी डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड मान लेता हूं इसे मैं, कुछ सॉलिड है, रो ऑफ सॉलिड। और रो लिक्विड एक बार कितना था? ρ1 एक बार ρ2। टाइम पीरियड पहले t था और फिर 2t था। अब इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, लेकिन ये टाइम पीरियड हम याद कराते हैं। 2π√L/g ऐसे लिख लिया करो, ये तो सबको याद ही रहता है। L मतलब लेंथ ऑफ कॉर्क है, तो ऊपर भी डेंसिटी ऑफ कॉर्क मतलब सॉलिड आएगी, नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी। याद करने का तरीका है, L डायमेंशन किसकी थी? कॉर्क की या सॉलिड की, है ना। तो फिर उसी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। यहां से मेरे को टाइम पीरियड ना 1/√ρ लिक्विड, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेंथ कॉर्क की चेंज नहीं है, डेंसिटी चेंज नहीं है, जी चेंज नहीं है, 2π चेंज नहीं है, टाइम पीरियड वो आपको समझ में आना चाहिए कि रो लिक्विड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहला टाइम पीरियड t1/t2 इक्वल्स टू √ρ2/ρ1। t1 की वैल्यू t दे रखी है, t2 की वैल्यू 2t दे रखी है, √ρ2/ρ1 स्क्वायर करोगे तो 1/4 इक्वल्स टू √2/ρ1। और तुम्हें √2/ρ1 पूछा हुआ है, तो √2/ρ1 1/4 आ गया, 1/4 यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 34th क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। आगे बताइए, आगे क्या बोला हुआ, मतलब फॉर्मूलेज याद हो आपको तो क्वेश्चंस हो रहे हैं बड़ी आसानी से। आगे बोलो, आगे क्या बोला हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ क्या होता था? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लैम्डा बोलते थे मीन फ्री पाथ को, और मीन फ्री पाथ लैम्डा का फॉर्मूला होता था 1/√2π(n)d²। ये फॉर्मूला होता था, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, तो मीन फ्री पाथ ए का इज हाफ दैट ऑफ बी, बी के मीन फ्री पाथ का हाफ है, बी के मीन फ्री पाथ का हाफ है, ए इज हाफ दैट ऑफ बी। द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए, तो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस डायमीटर ऑफ बी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ ए मतलब एन चाहिए, तो ये बताओ यहाँ पे ये √2 और पाई को हटा दो, क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/(n)d²। इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा ए बाय लैम्डा बी तो इक्वल्स टू NA, है ना, और DA का स्क्वायर और NB और DB का स्क्वायर।
बताओ लैम्डा ए बाय लैम्डा बी कितना आएगा? लैम्डा ए बाय लैम्डा बी की जगह 1/2 लिख देना, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी की जगह 1/2 इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए, ये तो चाहिए ही एन बी बाय एन ए, और डी बी डी बी स्क्वायर को डी बी स्क्वायर लिख दो, डी ए स्क्वायर की जगह 4 डी बी स्क्वायर आ जाएगा ना, डी ए स्क्वायर की जगह 4 डी बी स्क्वायर। यहां से ये कितना हो गया, डी बी स्क्वायर से डी बी स्क्वायर कैंसिल, तो एन बी बाय एन ए 4/2 यानी 2 आ गया, 4 इधर चला गया, तो एन बी बाय एन ए। तो तुम्हें क्या चाहिए? एन ए की वैल्यू एन बी बाय 2, थर्ड आ रहा है। एन ए की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालता तो वो एन बी बाय 2 आ जाती, 2 नीचे आ जाता, एन ए की वैल्यू एन बी बाय 2, 35 का आंसर आ जाएगा थर्ड, हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आखिरी 10 सवाल और करते हैं इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये मास डिफेक्ट्स के सवाल हैं, कैलकुलेशन जो भी हो कर लेना, आंसर क्योंकि बहुत पास पास दिख रहे हैं। हमें ये दिया हुआ है यूरेनियम 238, और ये यूरेनियम 238 ये देता है थोरियम 234 प्लस हीलियम 4, ठीक है। इनके मासेस दे रखे हैं 238.050, थोरियम का कितना 234.043, हीलियम के कितना 4.003। तो आप इन दोनों मासेस को ऐड करो, बोलो इन दोनों को ऐड करके कितना दिख रहा है? 238.046, ठीक है ना। तो मास डिफेक्ट कितना होगा? मास डिफेक्ट होगा, माइनस कर दो 238.050 माइनस 238.046, मतलब 50 में से 46 जाएगा, तो मास डिफेक्ट कितना बाकी रह गया? 0.004, ये मास डिफेक्ट बाकी रह गया, ठीक है ना। और मास डिफेक्ट, एक मास डिफेक्ट इतनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, कितनी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर है। आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, किलो, तो मेगा में 10⁶ आती है, इसको अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 931.5, ये मेरा आंसर है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है, 931 × 4 कितना होता है? 4 3 12, 36 3724, और 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और जोड़ दो, यानी 3726, 36 का आंसर 4 हो जाएगा सॉल्व। कैलकुलेशन भी कोई टिपिकल नहीं थी, कर लोगे आप। चलो 37 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। कुछ खास बात नहीं है, 37 नंबर का क्वेश्चन, सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है हमें, रेडियस दे रखा है, एन टर्न्स हैं, तो हमें इंडक्टेंस बताना है। बच्चों सोलेनॉइड के इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0 n² v, बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो μ0 n², वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दो, तो μ0 n² एरिया को πr² इंटू एल लिख दो, बस यही आंसर है। μ0 n² πr² और l, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 37 का आंसर फोर्थ आ जाएगा, हो जाएगा। आगे चलो 38 नंबर के क्वेश्चन पे आओ। बोलो 38 नंबर का क्वेश्चन जो है ये हो सकता है काफी बच्चों का 2026 री के पेपर में करेक्शन मतलब गलत हुआ हो, क्योंकि इंडेक्स करेक्शन बोला हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इंडेक्स करेक्शन। अब इसमें बोल रहा है या तो आपको जो आता है वो सोचो, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक्चुअली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, और इसमें एरर कैसे आती है? लेंथ L को मेजर करना पड़ता है सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है, तो उसमें एरर आ सकती है। इंडेक्स एरर का कुछ मतलब नहीं है इसमें। चलिए दूसरा फोकल लेंथ के बारे में बाद में बात करता हूं। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब में जो एरर आती है उसको एंड एरर कहते थे, एंड करेक्शन, समझ रहे होगे। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, बच्चों मीटर ब्रिज में भी जो एरर आती थी वो भी यही थी, एंड करेक्शन ही बोलते थे उसे, या एंड एरर ही आती थी वो भी, ठीक है क्या। एक्चुअली होता क्या था कि मीटर ब्रिज में जो वायर रहता है, वायर के यहाँ पे स्क्रू लगे हुए होते हैं, वायर के इधर भी स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो आपने वायर को थोड़ा सा इसमें लपेट दिया होता है,
तो आप तो बैलेंसिंग लेंथ केवल यही मेजर करते हो, उसमें ये वाली भी एंड लेंथ और ये वाली भी एंड लेंथ ऐड हो जानी चाहिए। तो ये तो मेरे को पता था, जो नहीं पता था वही आंसर है। तो जो फोकल लेंथ हम लेंस का निकालते हैं ऑप्टिकल बेंच पे, उसमें जो एरर आती है उसे इंडेक्स करेक्शन कहते हैं। एक्चुअली बेंच जो होती है फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, उस बेंच पे स्केल लगा हुआ होता है। उस पे जब तुम लेंस रखते हो तो लेंस रखने के बाद वो लेंस की भी तो मोटाई रहती है, तो तुम्हें उसका ऑप्टिकल सेंटर दिख नहीं पाता है। तो वो जो एरर आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स करेक्शन या बेंच करेक्शन कहते हैं। तुमने मिरर लगा दिया, टेढ़ा लग गया, लेंस लगाया वो टेढ़ा लग गया, तो आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है और पोल से जो डिस्टेंस होती है, इसका जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स करेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस 39 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है 39 नंबर के क्वेश्चन में कि रेडियस आर दिया हुआ है, इज इंक्रीज बाय स्मॉल, तो टेम्परेचर को बढ़ाया डेल्टा टी से। लीनियर कोफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। बच्चों क्या डेल्टा वी बाय वी बराबर गामा डेल्टा थीटा होता था? ठीक है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी गामा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम कितना लिख दूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 अल्फा लिख दिया, गामा को क्या लिख दिया है 3 अल्फा, और डेल्टा टी। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी। 4 पाई अल्फा आर क्यूब, 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, 4 और कहीं दिख ही नहीं रहा है, आ जाएगा आंसर। चलिए ये बताइए मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस जब भी मैं देख रहा हूं मुझे लग रहा है हमारे नोट्स में ये सब सवाल दिखेंगे आपको। बताइए क्या बोला हुआ है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी सेम है, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा हुआ है। बच्चों इलेक्ट्रॉन फिजिकल पार्टिकल है, फिजिकल पार्टिकल की इक्वेशन होती थी एनर्जी इक्वल्स टू p²/2n। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी √2m के बराबर। फोटोन का मोमेंटम तुम E/c से निकाल सकते हो, एनर्जी को mc²/c। अब तुम इनका रेशियो ले लो बस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी का रेशियो ये कितना है, √2me, और नीचे E/c, c ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2m/e। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, सही है ना। c ऊपर आगे सॉल्व कर लो, c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, नीचे 2 मास, मास इलेक्ट्रॉन का कितना 9 × 10⁻9 × 10⁻31, और e एनर्जी कितनी 20, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻19। तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे एक्चुअली क्या है, अगर तुम ध्यान से इसे देखो तो इसमें आप एक ये इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, इस 0 से ये डेसिमल कैंसिल कर दो, तो एक्चुअली 3 × 10⁸ ये तो था ही, ये 9 का रूट निकालेंगे तो एक 3 बाहर आ गया, 16 का रूट निकालेंगे तो एक 4 बाहर आ गया, 19 ऊपर पहुंच गया। अब 19 और 12 मिलके मतलब रूट के अंदर -12 बाकी रह जाएगा, 19 और 12 मिलके 31 बना रहे हैं ना। तो यहां पे जब ये -19 ऊपर जाएगा तो 10⁻12, -12 का रूट निकालोगे तो 10⁻6, 10⁻6, यानी इन दोनों को हटाएं तो ये 10⁻2 आ गया, यानी 900/4। 900/4 मतलब 900/4 मतलब 450/2, 450/2, 450 का आधा 225 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिया हुआ है शायद। क्या बोला हुआ है कि कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट विद वेलोसिटी दिस रेडियस। बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में वो रिवॉल्व कर रहा है,
तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वही इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा? तो के क्यू स्क्वायर मतलब Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और जो हीलियम न्यूक्लियस है उसमें भी E ही रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन लगा सकते थे इसमें। देखो इस R से ये R हट गया, तुम्हें रेडियस पूछी थी, रेडियस आ जाएगी के ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, के ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। के को क्या लिखोगे? 9 इंटू 10 की पावर 9। ई को 1.6 का स्क्वायर और 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, इसके चार्ज का स्क्वायर। नीचे मास, मास को मैं लिख देता 9 इंटू 10 की पावर 31 माइनस 31, और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 25.6 इंटू 10 की पावर 5। बताओ यही सब आता कि नहीं आता? ध्यान से देख के मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं नंबर कैंसिल करूं, 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों, 1.6 का स्क्वायर 25.6 से 25.6 कैंसिल हो गया, यहां पे आंसर आएगा 1 इंटू 10 की पावर कुछ आएगा। अब वो पावर नहीं भी निकालो, तुमसे तो बोल रहा है कि रेडियस आई है x इंटू 10 की पावर 9, मतलब नंबर तो कुछ नहीं आया ना, तो ये x हो ना हो 1 ही रहा होगा, क्योंकि नंबर तो 1 ही है, 10 की पावर सॉल्व करोगे तो वो -9 ही आ रही होगी। तो आप 9 से 9 मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन थी, हो जानी चाहिए थी आपसे। ठीक है, चलो जरा हम 42 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। अब 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 42 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान से, मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। हमसे क्या बोला गया है कि दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब ये जो इंडक्टर्स दिए हुए हैं ये सारे आइडेंटिकल दिए हुए हैं, पी और क्यू, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ ए और बी के बीच में कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पी में एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ए और बी के बीच में ए की एल है, तो एल डी आई बाई डी टी। यहां पे भी ए और बी अगर मैं देखूं तो ए और बी के बीच में ये एल और एल पैरेलल में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यू में कितना आ जाएगा? एल बाई टू डी आई बाई डी टी। एल बाई टू कैसे आ गया? ये एल और एल पैरेलल में एल बाई टू बना लेगा ना। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ पी में और क्यू में इसका अगर हम रेशियो लें तो एल डिवाइडेड बाय एल बाई टू, डी आई बाई डी टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी 2, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास 42 नंबर का क्वेश्चन है हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? 43 नंबर के क्वेश्चन में इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, गामा दे रखा है, वर्क डन। अब वर्क डन एडियाबेटिक में निकालना है। अगर नहीं भी याद हो तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0, तो वर्क होता है माइनस डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता था एनसीवी डेल्टा टी, तो वर्क का फॉर्मूला होगा माइनस एनसीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 होती थी इंटू डेल्टा टी, माइनस 1, एन की वैल्यू 1, आर, चलो आर को आर ही रहने दो एक बार, गामा माइनस 1 कितना होगा? 5/3 माइनस 1, और डेल्टा टी, डेल्टा मतलब 10 आ जाएगा। डेल्टा 10 कैसे आ जाएगा? डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 मतलब -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया ये आंसर? 10r अपॉन 2/3, 2/3, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 5 3 15r, 15r इसका आंसर आ जाना चाहिए। r की वैल्यू 8 अगर मानो तुम, तो 15 इंटू 8, 80 और 40 120 से थोड़ा सा बड़ा 43 का आंसर 2 आ जाना चाहिए, हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये हमें वेंचुरी मीटर का डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है हमें? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी और क्यू का दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब या तो इसमें सारा डेरिवेशन करो, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करते, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है A1 A2 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, मतलब
बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये वेंचुरी मीटर के रेट ऑफ फ्लो का डायरेक्टली फॉर्मूला कॉपी में लिखवाते हैं आपके, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे। अब इसमें क्या है, हाइट एच दे नहीं रखी है तुम्हें पी और क्यू पे प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर पी और क्यू पे दिया हुआ है। आप ये बताओ, यहां पे पी पे ऐसे वेंचुरी मीटर जब क्लास में बताते हैं तो ऐसे 2 वर्टिकल ट्यूब्स लगाते थे हम, ठीक है ना। यहां पे कुछ हाइट रहती थी, कुछ हाइट यहां पे रहती थी, और इन दोनों जो हाइट्स हैं, ये जो दोनों हाइट्स दिख रही हैं आपको, इन हाइट का जो डिफरेंस रहता था वो क्या रहता था, एच रहता था, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना, पी और क्यू का प्रेशर डिफरेंस, इनका डिफरेंस ही रो जी एच है, P1 माइनस P2। तो यूज कर लो आप यहाँ पे। देखो A1 A2, एक का एरिया कितना दे रखा है 40 और एक का 20, तो एक का 40 एक का 20। इसे सीजीएस में ही सॉल्व कर रहे हैं अपन ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे, सीजीएस। अच्छा, √2 और GH, बताओ क्या तुम यहां से GH की जगह डेल्टा P बाय रो लिख सकते हो क्या, डेल्टा P बाय रो, डेल्टा P बाय रो। और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यही तो करना है ना। बताओ सॉल्व कर लो इसे, क्या दिया हुआ है आपको, ये 40 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8 मतलब 800, 4 टू जा 8 800 आ जाएगा। और √2 इंटू प्रेशर डिफरेंस 15। अब 15 तुम्हें सीजीएस में लिखना पड़ेगा, ये तो 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो न्यूटन को डाइन में कर लेना 10 की पावर 5, मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 10 की पावर 4, यानी ये 150 आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 150 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी वाटर की सीजीएस 1 मान लिया अपन ने, और 1600 माइनस 400 यानी ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 800 तो था ही, यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 800 तो था ही, रूट के अंदर 300 बाय 1200 दिख रहा है। कैसे, ये 2 इंटू 150 300 और नीचे 1200, यानी ये 800 अपॉन √4 आ जाएगा। 300 को काटोगे √4 मतलब 2 आ जाएगा, तो 800 बाय 2 यानी 400, 400 यानी थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें प्रॉपर्ली भी सॉल्व कर सकते थे, बट क्लास में हम फॉर्मूला लिखाते हैं तो उसे यूज कर लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। बोलिए, इस लास्ट क्वेश्चन में एक थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क है, रोटेट कर रही है वर्टिकल एक्सेस से, एंगुलर मोमेंटम रोटेट अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट ना ये रोटेट कर रही है। हमें एंगुलर मोमेंटम LA LB, ये बताओ मेरे को, एंगुलर मोमेंटम में 2 टर्म्स आती थी, है ना। अगर पार्टिकल चल रहा होता तो R क्रॉस P, और अगर घूम रहा होगा तो I ओमेगा। अब ये चल तो रहा नहीं है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0। तो चाहे तुम A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, चाहे B के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, वो I ओमेगा ही आएगा। क्लास में लिखवाया था ये I अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होता था, इसीलिए इसका आंसर आ जाना चाहिए 1:1, यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली ऑडियो और वीडियो, पूरे वीडियो में अच्छा दिखा हो आपको। बहुत अच्छे पेपर हैं। इस जो अपना फिजिक्स पढ़ो चैनल है बच्चों, इस पे जेईई मेंस के बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। नीट के ईयर 2000 से लेके 2026 तक के सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। इतना सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है इस चैनल में। प्लस अगर आपको फोकस्ड स्टडी करनी है तो आप हमारा फिजिक्स पढ़ो ऐप इंस्टॉल करें। मात्र 3000 रुपये में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखूंगा। उनमें आप जब लेक्चर्स देखेंगे तो लेक्चर्स में ये सारे सवाल आपको, इनसे रिलेटेड सवाल आपको ज़रूर दिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बेटा जी।